हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 81। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ स्टाफ नर्स मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि रेलवे, एम्स, बीएचयू, डीएसएसबी एंड ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में साथ ही बने रहिए। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड मैंने पहले ही बना दिया है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन के वीडियो नंबर 79 और 80 को जरूर देखें। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल के वीडियो के जो दो कंफ्यूजन थे एमएमआर और सीपीआर पर, उनको दूर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमएमआर क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो डेफिनेशन है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एमएमआर इज द नंबर ऑफ वुमन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी 1 लाख लाइव बर्थ पर जितनी वुमेन्स की प्रेगनेंसी के कारणों या चाइल्ड बर्थ के कारण डेथ होती है उसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स डाई और 1 लाख लाइव बर्थ है वो ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 लाख लाइव बर्थ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है ये एक्सप्रेस की जाती है। अब अपने सीपीआर के बारे में देख लेते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में देख लेते हैं। तो कल जो मैंने बताया था सीपीआर का रेशो वो थोड़ा रोंग बता दिया था। 2015 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं सीपीआर के बारे में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आप कैसे पहचान करोगे रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट की आप कैसे पहचान करोगे, ये आपको देखना है। तो चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, सबसे पहले पेशेंट को देखें या जो भी विक्टिम है उसको देखें कि ये रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। नो ब्रीथिंग और ओनली गैस्पिंग, उसको ब्रीथ नहीं हो रही है और वो गैस्पिंग कर रहा है। नो डेफिनेट पल्स फेल्ट विद इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड तक आपको उसमें पल्स फील नहीं हो, इट मीन्स इस पेशेंट को तुरंत सीपीआर की ज़रूरत है और आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात आती है कि जो सीपीआर में कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशो होता है वो कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडल्ट एंड एडोलसेंट का दिया गया है, उसके बाद में चिल्ड्रंस का दिया गया है, 1 साल से लेकर प्यूबर्टी तक के जो बच्चे हैं उनका दिया गया है, और उसके बाद में इन्फेंट्स का दिया गया, यानी 1 साल तक के जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स है 0 से 1 ईयर तक के, उनका दिया गया है रेशो। तो सबसे पहले अपने एडल्ट्स की बात कर लेते हैं। एडल्ट्स में 1 या 2 रिससिटेटर, 1 हो चाहे 2 हो, जो सीपीआर का रेशो होने वाला है कंप्रेशन और वेंटिलेशन का वो 30:2 ही होने वाला है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स है और उसमें अगर 1 रिससिटर है, यानी 1 ही सीपीआर देने वाला व्यक्ति है, तो उसमें 30:2 रखा जाएगा, यानी चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में 1 अगर रिससिटेटर है तो 30:2 रहेगा, और अगर 2 या ज़्यादा रिससिटेटर है तो 15:2 रहने वाला है। ये आपको याद रख लेना है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है सीपीआर में, उसमें चेस्ट कंप्रेशन और जो ब्रीथिंग का वेंटिलेशन का रेशो होता है वो एडल्ट में चाहे कितने ही रिससिटेटर हो, 1 हो या 2 हो, तो उसमें 30:2 रहेगा, और चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में 1 रिससिटेटर है तो 30:2 रहेगा, 2 से ज़्यादा है तो 15:2 रहने वाला है। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद में आता है कि चेस्ट कंप्रेशन कितना किया जाना चाहिए। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 2 इंच तक का 2 इंच चेस्ट कंप्रेशन किया जाना चाहिए, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी 2 इंच चेस्ट कंप्रेशन किया जाना चाहिए, और जो इन्फेंट होते हैं उनमें 1.5 इंच चेस्ट कंप्रेशन किया जाना चाहिए। ये भी बार बार पूछा जाता है कि कितना चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं।
Before endotracheal intubation, some facts about trachea a nurse has to understand, and all the following are true regarding trachea. यानी इंडोट्रेकियल इंटूबेशन करने से पहले नर्स को ट्रेकिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने चाहिए, और नीचे के जो सभी फैक्ट्स है ट्रेकिया के बारे में सही है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस दिए गए हैं। इट्स अबाउट 13 सेमी लॉन्ग, ये 13 सेमी लॉन्ग होता है, ये ट्रेकिया के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है। इट बाइफोकेट्स इनटू 2 मेजर ब्रोंकाई, ये भी सही है। इट स्टार्ट एट लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सही नहीं है क्योंकि जो ट्रेकिया है ये 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है। एंड ऑप्शन डी दिया गया, इट एंड्स एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस, ये भी सही है। मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when assessing a patient with appendicitis, how a nurse must initiate to get information। जब नर्स किसी अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को असेस कर रही है तो उससे इंफॉर्मेशन लेने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, टेल मी वेयर इज द पेन, टेल मी रिलीफ ऑफ पेन विद व्हाट, टेल मी वेदर कफ एग्रीवेटेड पेन्स। जब भी किसी पेशेंट से अपने इंफॉर्मेशन लेने स्टार्ट करते हैं तो अपने उसको यही बात पूछा जाता है, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, आप मुझे बताएं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विच गाइडलाइन ए नर्स हैज़ टू फॉलो व्हेन केयरिंग फॉर ए प्रेशर सोर। जब प्रेशर सोर के पेशेंट की केयर की जा रही है तो कौन सी गाइडलाइन नर्स को फॉलो करनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, वुंड मस्ट रिमेन मॉइस्ट, टाइट पैकिंग ऑफ द वुंड, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल। तो ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल है, ये प्रेशर सोर पेशेंट की जब केयर कर रहे हैं तो नर्स को गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द लिम्ब ए नर्स शुड मेंटेन इन पेशेंट हु हैड अंडरगोन राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी। एक पेशेंट जिसकी राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी हुई है तो नर्स को उस लिम्ब की किस पोजीशन में मेंटेन रखना चाहिए, उस लिम्ब की क्या पोजीशन नर्स को रखनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए, एडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन या फिर न्यूट्रल। तो इस टाइप के केस में न्यूट्रल पोजीशन में लिम्ब को रखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, when a post operative patient develops evisceration what a nurse should do। जब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में एविसरेशन हो गया यानी वुंड एज है वो ओपन हो गए हैं और इंटरनल ऑर्गन बाहर आ गए हैं तो उस टाइम नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए, प्रोवाइड मोरल सपोर्ट, आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, या फिर पुश द प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इनसाइड या कवर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो नर्स को इस टाइम ऑर्गन्स है उनको कवर कर देना चाहिए और जो स्टेरलाइज एनस होती है उससे मॉइस्ट करके गोज को और उसके बाद में जो भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है उनको कवर करना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। नर्स है वो ओल्ड लेडी है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसकी केयर कर रही है। एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो नीचे दिए फैक्ट्स है ये सही है किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रेपिटस ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, टॉफी है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता है। मींस ऑप्शन बी इज राइट। बाकी जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और पेन ऑन मूविंग ऑन द जॉइंट्स है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ऑप्शन बी इज राइट। टॉफी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर ए पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है उसको नर्स है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो कैसे टीच करेगी। यूज चेस्ट ब्रीथिंग, यूज डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग। ऑप्शंस बी इज राइट। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग के लिए कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए नर्स केयरिंग फॉर ए हेड इंजरी कोमेटोज पेशेंट। हेड इंजरी का कोमेटोज पेशेंट है उसकी केयर नर्स कर रही है। विच इंटरवेंशन ही और सी शुड इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए कौन सा इंटरवेंशन है वो नर्स
यूज करेगी। ऑप्शंस दिए गए, मेंटेन वेल लिट रूम, मेंटेन राउंड द क्लॉक सक्शनिंग, चेंज द पोजीशन राउंड द क्लॉक एंड एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए जो पेशेंट का बेड है उसका जो हेड एंड है उसको एलिवेटेड कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, What recommendation a nurse should give to 55-year-old patient with blood pressure of 150 and 90 mm of Hg? 150/90 mm Hg ब्लड प्रेशर है, 55 ईयर का पेशेंट है, तो उसको नर्स क्या रिकमेंडेशन देने वाली है? ऑप्शंस दिए गए, इट इज़ नॉर्मल बीपी फॉर योर एज, रीचेक योर बीपी 2 वीक लेटर। तो नर्स इस पेशेंट को कहेगी कि आप अपना जो बीपी है ये 2 वीक के बाद में फिर से चेक करवाना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट, ये रिकमेंडेशन नर्स इसको देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर सेवरल मदर बेबी कपल्स। नर्स है वो कई मदर्स बेबी कपल्स की केयर कर रही है। इन प्लानिंग ऑफ द केयर फॉर ईच ऑफ द कपल्स विच मदर वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हैव मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन्स। तो इनमें से कौन सी जो मदर्स है वो बर्थ पेन्स के बाद में मोस्ट सीवियर होने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेविडा 4 पेरिटी 1 पेशेंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट एंड ग्रेविडा 3 पेरिटी 3 पेशेंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट एंड ग्रेविडा 2 पेरिटी 2 सिजेरियन पेशेंट हु इज बोटल फीडिंग हर इन्फेंट एंड ग्रेविडा 3 पेरिटी 3 पेशेंट हु इज बोटल फीडिंग हर इन्फेंट। तो ये जो केस दिए गए हैं इनमें जो मोस्ट सीवियर होने की संभावना है आफ्टर बर्थ पेन वो है ग्रेविडा 3 पेरिटी 3 पेशेंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। ऑप्शन बी इज राइट। Assuming the menstrual cycle length is 32 days and LMP is June 10th, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वो है 32 डेज की और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डेट है वो है 10 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली ड्यू डेट, तो अब जो ड्यू डेट यानी ईडीडी है वो किस डेट को होने वाली है? तो सिंपल स्नेगल्स जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अपने जो एलएमपी होता है उसमें 7 डेज ऐड कर देते हैं और उसके बाद में 9 मंथ ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने पास जब ये केस आया है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है ये 32 डेज की है, तो अपने यहाँ पे 7 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने 4 और ऐड कर देंगे, यानी 7 और 4 हो जाएंगे 11। अपने यहाँ पे 11 ऐड करने वाले हैं, तो अपने पास 10 जून दिया गया है, 11 अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 जून। 21 जून इसके बाद में अपने जब 9 मंथ काउंट करेंगे तो अपने पास ऑप्शंस आ जाएगा मार्च 21 को इसकी ईडीडी होने वाली है। एक बार फिर से समझ ले फ्रेंड्स, जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें जो एलएमपी होती है उसमें 7 जोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 32 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसलिए अपने 7 न जोड़कर यहाँ पे 11 जोड़ा जाएगा। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल का दिन होता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें 11 जोड़ा जाएगा और 11 जोड़ने के बाद में अपने 9 मंथ्स काउंट कर लेंगे, उसके बाद में जितनी भी डेट आएगी उसको ईडीडी माना जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 30-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ वेटिंग हर ड्रेस वाइल कफिंग। जो 30 साल की पेशेंट है वो ये कंप्लेन कर रही है कि जो वो कफ करती है तो वो अपने कपड़े है उसको गीला कर देती है, यानी यूरिन पास आउट कर देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए नर्स शुड सस्पेक्ट, तो नर्स है वो कौन सी कंडीशन है वो इसमें सस्पेक्ट कर रही है? ऑप्शंस दिए गए, सिस्टोसोल, रेक्टोसोल, एंटेरोसोल या फिर यूरेथ्रोसोल। तो ये ऐसा जो होता है ये सिस्टोसोल में होता है, तो इसको ब्लेडर हर्निया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिस्टोसोल को ब्लेडर हर्निया कहते हैं और इस कंडीशन के अंदर जो ब्लेडर है वो वेजाइना में बल्ज हो जाता है, इस वजह से कफिंग के साथ ही जो ड्रेस है वो वेट हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस, कौन सा टाइप है वो फीमेल बोनी पेल्विस का नहीं होता है? तो एंड्रॉयड होता है, गाइनेकॉइड होता है, ऑब्सेक्ट्रॉइड नहीं होता है, एंथ्रोपॉइड भी होता है, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ब्रेस्ट फीडिंग के सभी बेनिफिट्स है किसी एक को छोड़कर। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये बेनिफिट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। कोलोस्ट्रम प्रोवाइड ए हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, ये भी सही है। लेस प्रोन फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन फॉर प्री मेच्योर न्यूबॉर्न, ये बात सही नहीं है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें आयरन की कमी होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच आईयूडी नीड्स टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर्स, कौन सी आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज है ये 10 साल के बाद में रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है? तो कॉपर T380A है, इसको 10 साल तक रखा जाता है, 10 साल के बाद में रिप्लेस किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, एस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? एस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ सीमन, ऑप्शन ए इज राइट, अब्सेंस ऑफ सीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, विच फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद सक्सेसफुल स्मोकिंग सीसेशन, तो कौन सा फैक्टर है ये सक्सेसफुल स्मोकिंग सीसेशन के साथ एसोसिएट है? ऑप्शंस दिए गए, इनरोलमेंट इन शॉर्ट टर्म सपोर्ट ग्रुप, लैक ऑफ रिलायंस ऑन निकोटीन गम एज सेकेंडरी इंटरवेंशन, या फिर ऑप्शंस दिया गया, प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान टू डील विद पोटेंशियल रिलैप्सेज एंड रिलायंस ऑन ए सिंगल इंटरवेंशन। तो सक्सेसफुल स्मोकिंग सीसेशन से जो मोस्ट एसोसिएट क्लोजली फैक्टर है वो होता है प्रिवेंशन ए प्लान टू डील विद पोटेंशियल रिलैप्सेस, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, A newly married healthy couple is asking for best method of contraception and which one of the following method a nurse will advise। जो न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स हैं ये कॉन्ट्रासेप्शन का बेस्ट मेथड पूछ रहा है, तो नर्स क्या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है ये इनको बताएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स होते हैं इनको हनीमून कपल्स भी कहा जाता है। बैरियर मेथड इनके लिए काम का नहीं होता है क्योंकि हीट में बैरियर मेथड यूज करना भूल सकते हैं। रिदम मेथड भी काम नहीं हो सका। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगाना ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कंबाइंड ओरल पिल्स है, ये हनीमून कपल्स या जो न्यूली मैरिड कपल्स होता है इनके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑल आर हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट, सभी जो नीचे दे गए हैं ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए हाई रिस्क है किसी एक को छोड़कर। ओबेसिटी से भी होता है, मल्टी पेरिटी से नहीं होता है, जबकि न्यूली पेरिटी से होता है, मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बलाइकल वेन वाया, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फीटल सर्कुलेशन में अम्बलाइकल वेन में किसके द्वारा एंटर करता है? डक्टस वेनोसस के द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फ एडेनोपैथी इज कोज्ड बाई, तो परसिस्टेंट जो जनरलाइज लिम्फ एडेनोपैथी है ये HIV के कारण होती है, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस, कौन सा जो वायरस है ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस के कारण होता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शंस दिए गए, हेपेटाइटिस A, B, C या फिर D, तो हेपेटाइटिस C है, ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस होता है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ए नर्स विल चूज एन एडल्ट फॉर जेड ट्रैक टेक्निक, जेड ट्रैक टेक्निक जो कि आयरन सॉर्बिटोल या डेक्स्ट्रान जैसे इंजेक्शन के लिए यूज की जाती है ताकि जो ड्रग्स है वो वापस लीक न करे और स्किन में स्टेन न बने और वहाँ पे इरिटेशन न हो। तो इसके लिए जो
आइडियल साइट होती है यूजुअली यूज की जाती है, वो यूज की जाती है वेंट्रोग्लूटियल साइट। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ ए नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम से ब्लड कल्चर के लिए नर्स है वो यूरिन का सैंपल कैसे कलेक्ट करेगी। ऑप्शंस है विद नीडल एस्पिरेशन, मीन्स ऑप्शन ए ही है वो सही है, नीडल एस्पिरेशन करके कल्चर के लिए सैंपल लिया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑल द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। सभी हॉर्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेटेड होते हैं, किसी एक को छोड़कर। जो ग्रोथ हार्मोन है ये होता है, और जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। मींस ऑप्शन बी इज राइट। बाकी जो ग्रोथ हार्मोन TSH FSH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सीक्रेटेड होता है, जबकि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज की क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।